प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का विषय समाजशास्त्र, जिसमें लेसन 2 का अध्ययन करना है। लेसन 2 का नाम भारतीय समाज की जनसांख्यिकी की संरचना है। तो जनसांख्यिकी क्या है भारतीय समाज में? जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है, जिसमें किसी देश की जनसंख्या, क्षेत्र, समुदाय इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी का अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी, जो यूनानी भाषा के 2 शब्दों डेमोस अर्थात जन और ग्राफीन अर्थात वर्णन से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है लोगों का वर्णन। जनसांख्यिकी के प्रकार, जनसांख्यिकी 2 प्रकार का होता है, जिसमें आकारिक नंबर 1, नंबर 2 सामाजिक। तो आकारिक जनसांख्यिकी क्या है? इसमें अधिकतर जनसंख्या के आकार अर्थात मात्रा का अध्ययन किया जाता है। आकारिक जनसांख्यिकी में इसमें अधिकतर जनसंख्या के आकार अर्थात मात्रा का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विश्लेषण, जैसे कुल जनसंख्या, पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या, युवकों की संख्या, कार्यशील जनसंख्या तथा ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या आदि का अध्ययन आकारिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है। आकारिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत सांख्यिकी, संख्या एकत्रीकरण तथा आंकड़ों का स्मरणीय प्रमाणीकरण शामिल होते हैं। इसके फलस्वरूप दूसरा पॉइंट बनता है सामाजिक जनसांख्यिकी। इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवसन, जो समाज में अपघटित होते हैं, का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक जनसांख्यिकी में समाज की जनसंख्या में परिवर्तन अथवा परिणाम एवं हमारे ऊपर पड़ने वाले इसके प्रभावों को शामिल किया जाता है। जनसांख्यिकी का अध्ययन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में 2 विभिन्न प्रक्रियाएं लगभग साथ-साथ घटित हुई। पहली राजनीतिक संगठन के रूप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना और दूसरी आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की शुरुआत। अमेरिका की 1790 की जनगणना संभवतः विश्व की पहली आधुनिक किस्म की जनगणना थी और इस पद्धति को यूरोप में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अपनाया गया। भारत में जनगणना सर्वप्रथम 1867 से 1872 ईस्वी के बीच प्रारंभ हुई, जो 1881 ईस्वी के बाद प्रत्येक 10 साल बाद 10 वर्षीय लगातार जनगणना प्रारंभ हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 ईस्वी में हुई।
अब तक 7 स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 ईस्वी में हुई। जनसंख्या के सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। जनसंख्या का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस का है। माल्थस का सिद्धांत वृद्धि का सिद्धांत एस्से ऑन पॉपुलेशन 1788 ईस्वी नामक निबंध में स्पष्ट किया है, जो एक निराशावादी सिद्धांत था। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या तथा संपदा के साधन अर्थात कृषि को शामिल किया है। उनके अनुसार जनसंख्या में वृद्धि अनियंत्रित रूप से होती है, लेकिन मनुष्य के भरण पोषण के साधन कृषि उत्पादन सीमित होते हैं, अर्थात खाद्यान्न पदार्थ सीमित मात्रा में होते हैं। जहाँ जनसंख्या का विस्तार ज्यामितीय द्वारा गुणोत्तर रूप से जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 होता है, वहीं कृषि उत्पादन में वृद्धि गणितीय या समांतर रूप जैसे 2, 4, 6, 8, 10 रूप में होती है। अब आप माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताए कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। 2 उपायों में नंबर 1 प्राकृतिक निरोध, नंबर 2 कृत्रिम निरोध। तो प्राकृतिक निरोध में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों की मृत्यु होती है, जिसके कारण जनसंख्या पर प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हो जाता है, जैसे भूकंप, सुनामी एवं अन्य प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं। नंबर 2 कृत्रिम निरोध, ये मानव निर्मित उपाय है, जैसे गर्भ निरोधक उपाय, ब्रह्मचर्य, देर से विवाह आदि। माल्थस के सिद्धांत की आलोचना अनेक विद्वानों ने की। उदारवादी और मार्क्सवादी विद्वानों ने माल्थस के विचार की आलोचना की है, जो गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है। समाजशास्त्रियों ने बताया कि गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पादन की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण होती हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है, जिसका कारण विज्ञान और तकनीक में विकास से है। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है एवं प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुकरण करता है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण हैं। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण हैं, जिसमें नंबर 1 आप देखेंगे प्रथम चरण में, इस चरण में जन्म दर एवं मृत्यु दर उच्च होती है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। लोगों के आय के स्रोत कम होते हैं, क्योंकि
वे अशिक्षित होते हैं, ये अल्प विकसित देश होते हैं जैसे अफ्रीका। द्वितीय चरण, इस चरण में जन्म दर ऊंची एवं मृत्यु दर निम्न होती है। इस कारण से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी रहती है। ऐसे समाज में निरक्षरता तथा अज्ञानता पाई जाती है। पुरुषवादी समाज में बालकों को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें जनसांख्यिकीय लाभांश की प्राप्ति होती है, क्योंकि अकार्यशील जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि होती है। इस चरण में विकासशील देश की श्रेणी, इस चरण को विकासशील देश की श्रेणी में रखा जाता है। जो देश विकसित की ओर अग्रसर होते हैं जैसे भारत, पाकिस्तान आदि। तृतीय चरण, इस चरण में जन्म दर एवं मृत्यु दर निम्न होती है। जन्म दर एवं मृत्यु दर तृतीय चरण में निम्न होती है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की भरपूर उपलब्धता होती है। लोग शिक्षित एवं जागरूक होते हैं। इस चरण को विकसित देश की श्रेणी में रखा जाता है। प्रमुख विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा जापान आदि। जनसंख्या की सामान्य संकल्पनाएं। नंबर 1, जन्म दर या प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या होती है, जिसे जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर यह प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या होती है, जिसे मृत्यु दर कहते हैं। 1000 की जनसंख्या के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या होती है, जिसे मृत्यु दर कहते हैं। अब आप इसमें नंबर 3 पॉइंट देखेंगे, प्राकृतिक वृद्धि दर। इसमें किसी क्षेत्र में मृत्यु दर तथा जन्म दर के बीच के अंतर को दर्शाया जाता है, उसे प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। नंबर 4, प्रतिस्थापन स्तर। जब वर्तमान पीढ़ी पिछली पीढ़ी के मरने के बाद उसकी भरपाई करती है तो उसे प्रतिस्थापन स्तर कहा जाता है। शून्य स्तर, जब लोगों की समान संख्या वाली पुरानी पीढ़ी को प्रतिस्थापित करती है तो उसे शून्य स्तर कहते हैं। ऋणात्मक स्तर, ऐसी अवस्था में जब लोगों द्वारा पुरानी पीढ़ी का किया गया प्रतिस्थापन उनकी संख्या से कम होता है तो उसे ऋणात्मक स्तर कहते हैं। जैसे बच्चों द्वारा माता पिता का प्रतिस्थापन। जनसंख्या विस्फोट, ऐसी अवस्था में जब पुरानी पीढ़ी को प्रतिस्थापित करने वालों की संख्या अधिक होती है तो इसमें पराश्रित जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। प्रजनन दर, 15 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं की संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। सकल प्रजनन दर, 15 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में किसी विशेष क्षेत्र में बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं की संख्या को सकल प्रजनन दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर, प्रति 1000 बच्चों के पीछे
1 वर्ष से कम आयु वाले मृत बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मातृत्व मृत्यु दर प्रत्येक 1000 जनसंख्या के पीछे प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। जीवन प्रत्याशा सांख्यिकीय दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति के जीवन की संभावित आयु को जीवन प्रत्याशा दर कहते हैं। प्रआश्रितता अनुपात ऐसी जनसंख्या जो कार्यशील नहीं है तथा कार्यशील लोगों पर आश्रित है। कार्यशील जनसंख्या में सामान्यतः 15 से 64 वर्ष की आयु 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग आते हैं। उन्हें प्रआश्रितता अनुपात जनसंख्या कहते हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश किसी देश की कार्यशील जनसंख्या का प्रआश्रित अनुपात अकार्यशील जनसंख्या से अधिक हो तो उसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। भारत की जनसंख्या का आकार तथा वृद्धि। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। वर्ष 2011 की अनुमानित जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। भारतीय जनसंख्या में वर्ष 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आने का प्रमुख कारण महामारियों एवं अकालों पर नियंत्रण का बढ़ना था। महामारियां ये ऐसी बीमारियां हैं जो विस्तृत रूप से फैलती हैं तथा लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। जैसे विश्व युद्ध के दौरान स्पेन में इन्फ्लूएंजा फैला था। आज वर्तमान में कोरोना फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस रोग से मरने वालों की संख्या किसी युद्ध में मरने वाले लोगों की संख्या से कहीं अधिक हो जाता है। वर्ष 1918 और 19 में इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से भारत में लगभग 125 लाख लोगों को भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5% अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। दूसरा पॉइंट बनता है अकाल। अकाल में खाने की वस्तुओं का अभाव हो जाता है तथा खाद्य आपूर्ति के उत्पादन में कमी हो जाती है, उसे अकाल कहते हैं। अकाल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक अकाल। एक प्राकृतिक जोखिम का परिणाम होता है। एक प्राकृतिक जोखिम का परिणाम होता है भूकंप या भूस्खलन, जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं अतिवृष्टि, अनावृष्टि एवं सूखा आदि। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा आदि। दूसरा आता है मानव निर्मित अकाल। और मानव निर्मित अकाल मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों द्वारा होते हैं, जैसे कीटनाशकों तथा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, संचार तथा परिवहन का अभाव एवं खाद्यान्न का अपर्याप्त वितरण आदि। अमर्त्य सेन एवं अन्य विद्वानों ने अकाल का कारण खाद्यान्नों के अभाव को नहीं माना है, बल्कि वितरण व्यवस्था का अभाव, पूर्ति का अभाव तथा खाद्य सामग्री खरीदने के अभाव को माना है। खाद्य समस्या के समाधान के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा नामक एक कानून बनाया है। आज तक का वादन यहीं तक है। प्रिय बच्चों, जो हमने इस वादन में आप सभी लोगों को बताया है उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। और आपसे निवेदन ये है कि आप अपने घर में रहें, कोरोना से बचें। जय हिंद।